अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को स्टार्ट किया है। कैप 2 का सेल्स टैक्स। कल हमने सेल्स टैक्स में ये बात की थी कि सेल्स टैक्स का एक बेसिक मैकेनिज्म है। वो ये है कि जो शख्स जहां से चीजें वो बाय करता है या वो इंपोर्ट करता है, वो जो टैक्स देता है ना, वो टैक्स आगे जब चीजें सेल करता है तो उनसे जब टैक्स लेता है तो वो क्या करता है, उसमें से अपना रख के बाकी जमा करवा देता है। और दूसरी बात यह है कि ये सारी जो मैकेनिज्म है इसने टैक्स डिपार्टमेंट को कब बताना होता है कि टाइम, कहीं पर भी दुनिया में आप टैक्स को पढ़ेंगे तो देर शुड बी अ टाइम, देर शुड बी अ पॉइंट टाइम लाइन। वो टाइम लाइन डिसाइड की जाती है कि भी ये जो तुम टैक्स की गेम कर रहे हो हमारे कहने पे, अब तुमने मेरे साथ कम्युनिकेट कब करना है, और वो है 1 मंथ, एवरी मंथ। यानी जनवरी है तो आपने 15 फरवरी तक उसको ये डिसाइड करना होता है। अब लिटरली जो है वो 18 तारीख हो चुकी हुई है, क्योंकि 3 दिन उन्होंने ऑनलाइन के लिए भी दे दिए हुए हैं कि भी आप अपने पैसे वगैरह जमा करवा दें। लेकिन 15 तारीख इसकी बनती है, लेकिन 18 तक अब लॉ ने इजाजत दे दी है कि आप कर सकते हैं। तो फेब के अंदर जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे, वो कब करेंगे? मार्च में। 18 मार्च तक आपने वो जमा करवाना होता है। ये दो बातों में कोई इशू हो तो पहले मुझे बता दें। क्वाइट क्लियर कि ये शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता कहाँ जाता है? कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर किसको कहते हैं? कंज्यूमर हर वो शख्स, बेशक वो ऑफिस में इस्तेमाल कर रहा है या घर में इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर पे जाके टैक्सेबल एक्टिविटी बंद हो जाती है। एक और टर्म हमने यूज की थी, टैक्सेबल एक्टिविटी। मैंने इंपोर्ट की, मेरा मकसद क्या है? मैंने आगे सेल करना है, तो मैं टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूं। अभी बेशक सेल नहीं की, लेकिन मेरा खरीदना ही टैक्सेबल एक्टिविटी था। लेकिन अगर मैंने इंपोर्ट इसलिए की है कि मैंने खुद इस्तेमाल करना है, तो मेरा इंपोर्ट करना ही टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। समझ आ रही है? ये टर्म आपने बड़ी गौर से, क्योंकि इसने आगे इस्तेमाल होना है और थ्रू आउट इसने चलना है, तो इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज को आपका अंडरस्टैंड करना, जहां और जितना सॉलिड समझेंगे उतनी जल्दी आपको सारी जो है ना वो सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, वेरी क्लियर कि ये बात सर ने बताई है, ये ऐसे ही होनी है, ये ऐसे ही हो सकता है। राइट? चले, आज हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। वो एक्टिविटी क्या है देखिएगा, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये आपकी दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी सेल, और एक होती है आपके परचेजेस और एक्सपेंसेस। राइट? सेल आपने की, इसको 20 लाख रुपए की, और परचेज की थी आपने 15 लाख रुपए की। राइट? ये कल हमने जो बात की थी, और इसका सेल्स टैक्स रेट कितना है? 18%। तो आपने जब चीज को परचेज किया था तो आपने क्या किया था? इसके ऊपर 18% टैक्स दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज आपने ये नहीं सोचना कि सर मैंने एक्चुअली कितने पैसे दिए थे। आप ना कंफ्यूज हो। दोबारा बता दूं, देखिए असल में दिए आपने कितने पैसे? 15 लाख। ठीक है, प्लस उसका 18%। आपने एक्चुअल पेमेंट की है 17,70,000 रुपया।
सेल्स टैक्स के अंदर मेरा बेटा आपने इस फिगर को नहीं फोकस करना कि मैंने एक्चुअली रिसीव कितनी की है और पेमेंट कितनी की है, आप कंफ्यूज हो। आपकी सेल कितनी है उसमें से आपने क्या फाइंड करना है, टैक्स कितना मैंने लिया हो। आपने परचेज की है, आपका ध्यान किस तरफ होना चाहिए, टैक्स वाले फिगर में। आपका जो ध्यान है वो इसके ऊपर होना चाहिए कि इसमें से मैंने कैसे फाइंड करना है। हाँ, अगर एग्जामिनर ये कहे 15 लाख रुपए और खामोश है तो आप उसका 18% ले लें। लेकिन अगर वो कहे कि इसके अंदर सेल्स टैक्स भी शामिल है और आपको फिगर 17 लाख ही दे दे, 17 लाख 70, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे 18% से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 118% के साथ, तो आंसर फिर वही आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिएगा कि अब देखिएगा, दिस इंटू 0.18 डिवाइड बाई 1.18, तो आंसर कितना आ गया। देखें, ये में दो फिगर्स हैं, एक है आपकी 15 लाख रुपया और इसमें अगर सेल्स टैक्स ऐड करें तो ये बन जाती है 17 लाख 70, और सेल्स टैक्स को मैं ग्रीन कर देता हूं। मुझे ये ग्रीन वाली फिगर चाहिए अपने एग्जाम में, इसके साथ मैंने प्ले करना है, ये बात जहन में रखिएगा। आपको एग्जामिनर कुछ नहीं बता रहा तो डायरेक्ट उसका 18% ले लें। अगर वो कहे कि ये जो फिगर मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें 18% सेल्स टैक्स शामिल है, तो क्या करना आपने फिर, ये वाला फॉर्मूला लगाएं, फिर भी यही आंसर आएगा। मुश्किल तो नहीं है, छठी सातवीं में करवाया जाता है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में भी आपको करवाया गया है। यानी आपने एक्चुअल पेमेंट के ऊपर एग्जाम के अंदर फोकस मेरा बेटा नहीं करना। समझ आ गई है। अच्छा, मैंने जब चीजें सेल की, पर टैक्स कितना लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे डिपार्टमेंट को कितना टैक्स देना है तो क्या आप कहेंगे, 360 माइनस 270, 90,000। दिस इज कॉल्ड सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। जी बेटा, ये वाला, अगर मैथ में हमें पढ़ाया जाता है कि अगर 100 रुपया है ना, तो इसमें अगर 10 रुपए जमा किए जाएं तो क्या बन जाएंगे, 110। मैं पूछूं कि ओरिजिनल वैल्यू में 10% वैल्यू ऐड की गई है, वो वैल्यू कितनी है, आप क्या करेंगी, आप इसको 0.10 डिवाइड बाई 1.1 करेंगी तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10। यानी हमें अगर ओरिजिनल वैल्यू दे दी जाए तो उसका 10% ले लिया, मिसाल दे रहा हूं, और अगर बताया जाए इसमें 10% शामिल है तो ये कितने परसेंट है, 110% है ना। तो इसका 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से। ये मैथ में पढ़ाया जाता है। अगर मुझे कहा जाए कि मेरा 100 रुपया था, उसमें 18 रुपए ऐड हो गए तो मेरी वैल्यू कितनी होगी, 118%। मैं कहता हूँ इसके अंदर जो 18% इसमें शामिल है वो निकालो, तो आप क्या करेंगे, आप 18% डिवाइड बाई 118% करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में या तो आपको ये वैल्यू गिवन होगी या ये वैल्यू गिवन होगी। अगर कुछ ना बताया जाए तो वो वैल्यू में टैक्स शामिल नहीं होता। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बताया गया तो उसमें सेल टैक्स शामिल नहीं होता, डायरेक्ट उसकी परसेंटेज ली जाती। अंडरस्टैंड। अब ये बात क्लियर हो गई। ये जो चीज होती है ना, एक मैं नई टर्म यूज करने लगा हूं आज। ये जो चीज होती है ना, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है 360, दिस इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स और दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, राइट। आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। हम कहेंगे, अगर आपसे मैं पूछूं कि हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स। एक फॉर्मूला मैंने बता दिया कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है, आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स।
चलिए थोड़ा सा खेलते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। मैंने लिखा टैक्स रिसीव्ड, इस आपके आपने इसके आगे लिखना है आउटपुट टैक्स या इनपुट टैक्स। ये आप चार चीजें लिखें, ए बी सी और डी। इस एक्टिविटी को पूरा करें। इसके आगे लिखें आउटपुट या इनपुट, आपको क्या समझ आएगी। मैंने लिखा टैक्स रिसीव्ड, मैं टैक्स मीन सेल्स टैक्स, तो आप आगे आउटपुट लिखेंगे इनपुट लिखेंगे। नहीं लिखे ना बेटा, आप लिखें पहले देखेंगे क्या होता है। ए बी सी डी ई। डन। डन। बिस्मिल्लाह। ले जी, टैक्स रिसीव्ड, इनपुट आउटपुट। इनपुट कितने लोग हैं जी, इनपुट 1 2 3 4 5। ले जी, अभी देखते हैं आपका पहले जवाब लिखते हैं। मेजोरिटी कह रही जी इनपुट टैक्स है। टैक्स पेड, आउटपुट, एग्री, इनपुट है। इनपुट है आउटपुट है। टैक्स पेड, रेज योर हैंड, मुझे मुझे मेजोरिटी का पता चलना चाहिए। दोनों ही होंगे यार, ये तो खुसरा थोड़ी है। क्या ख्याल है? या दोनों मैंने टैक्स दिया है, मैंने सेल्स टैक्स दिया है, तो मेरा इनपुट है या आउटपुट है। मैं माजरत मजाक कर रहा हूँ जरा, लेकिन थोड़ा सा मैं क्या जरा इंजॉयमेंट भी होती है। एक एक चीज होगी या इनपुट आउटपुट होगा। सवाल के अंदर ये कभी भी नहीं होगा कि ये दोनों चीजें हो सकती है, राइट। या मेल होंगे या फीमेल होंगे जी। क्या है, ऊपर वाला भी इनपुट है, ये भी इनपुट है। बयान बदल लिया आपने, राइट। तो कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर लिया आपने। अब आउटपुट कर दो इसे। पहले तो उधर बताया था ना, मैं आउटपुट इधर लिखूंगा। ये मेरा आंसर है। जो टैक्स रिसीव करते हैं ना, उसका नाम होता है आउटपुट। आउट क्या की है, सेल आउट की है ना। भी मैंने टेबल बनाया तो मेरी इनपुट्स क्या है, लकड़ी, गिलू, पॉलिश, राइट, नेल्स, नेल पॉलिश नहीं, नेल्स कील को कहते हैं, राइट, और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये मेरी इनपुट्स है ना। तो उसके ऊपर मैंने टैक्स दिया है। तो पहले तो ये चीज कंफर्म दिमाग में बिठा लेनी है कि आउटपुट टैक्स सेल पे होता है और रिसीव होता है। अच्छा, ये गलत हो गया। आगे टैक्स पेड क्या है, इनपुट टैक्स, शाबाश, सही है। इनपुट, पेड से मुराद पेएबल भी होता है, उधार पे भी चीजें खरीदी जा सकती हैं, उधार पे बेची भी जा सकती हैं, राइट। चले, इसका मतलब एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि टैक्स रिसीव जो होता है वो हमारा आउटपुट टैक्स होता है, और टैक्स पेड जो है वो हमारा इनपुट टैक्स होता है। सेल्स के ऊपर आउटपुट निकलेगी, इनपुट। सेल्स के ऊपर मैंने सेल की है तो आउटपुट आएगी, इनपुट। सेल क्या होती है, सेल आउट होती है, इन होती है आउट, तो टैक्स क्या होगा, आउटपुट। चलो, तो ये आउटपुट टैक्स कहलाएगा। एक्सपेंसेस के ऊपर इनपुट्स,
इनपुट टैक्स, परचेजेस के ऊपर इनपुट टैक्स। अब सुनिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं, एक मिनट बेटा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए इन दोनों में, आउटपुट और इनपुट में, फेवरेबल चीज कौन सी है जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो? आउटपुट। आउटपुट फेवरेबल है। चलें इसको बढ़ा के देखते हैं। अब देखिएगा, कहते हैं ये आउटपुट फेवरेबल है मेरी, जिससे सेल्स टैक्स लायबिलिटी कम होनी है। अब ये कहते हैं जी सेल्स हमारा आउटपुट फेवरेबल है, यानी इसको बढ़ना चाहिए ना। चलें अब नीचे 90 लिखा हुआ है ना, इसको मैं बढ़ा के देखता हूँ, 4 लाख करता हूँ, तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी बड़ी कम हुई। इसका मतलब ये मेरी फेवरेबल नहीं। इस आउटपुट के बढ़ने से सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। मैं अभी दो ही लफ्जों के इर्द गिर्द घूम रहा हूं, क्योंकि मुझे चीजें ही दो चाहिए आपसे। इसको पहले मेक श्योर करना है। दोबारा बोलिएगा, आउटपुट क्या होती है? आउटपुट रिसीव करते हैं, पे करते हैं? पे करते हैं। आउटपुट पे करते हैं, आउटपुट पे करते हैं। अरे अल्लाह, अभी भी काम खराब है, अभी आपका जो है ना वो ईमान मजबूत नहीं हुआ। ईमान की मजबूती चाहिए। देखें दोबारा, सेल करेंगे, आप जब सेल करेंगे लोगों से टैक्स लेंगे या देंगे? लेंगे। ये आउटपुट है, कन्फर्म रखना है। आउटपुट सेल के ऊपर होता है, आउटपुट सेल के ऊपर होता है, सेल आउटपुट कहलाती है। आउटपुट किसके ऊपर होता है? सेल के ऊपर। आउटपुट के बढ़ने से टैक्स बढ़ता है, आउटपुट के बढ़ने से टैक्स बढ़ता है। इनकम बढ़ती है, कॉमन सेंस है। सेल जितनी बढ़ाते जाएंगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। ऐसे ही है। कंफर्म हुई है बात? आउटपुट को भी जहन में दोबारा लेके आए। आउटपुट क्या है? सेल। आउटपुट फेवरेबल है? नहीं, नहीं। आउटपुट के बढ़ने से सेल बढ़ती है, आउटपुट के बढ़ने से सेल बढ़ती है। सही हो गया। अब आते हैं इनपुट के ऊपर। एक्सपेंसेस, परचेजेस आप टैक्स देते हैं, राइट? इनपुट जितना ज्यादा होगा सेल्स टैक्स लायबिलिटी उतनी कम होगी। यानी एक्सपेंसेस जितने बढ़ाते जाएंगे टैक्स लायबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। एक्सपेंसेस का बढ़ना फेवरेबल होता है, एक्सपेंसेस का बढ़ना फेवरेबल होता है, राइट? अगर मैं आपकी प्रोविजंस की बात करूं आपके पेपर की, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ शायद 10% बात जो है ना वो आपकी आउटपुट के ऊपर है, बाकी पूरा आपका सिलेबस 90% इनपुट के ऊपर डिस्कस करता है। 90% डिस्कशन आपकी पूरे सिलेबस में इनपुट के ऊपर होती है। क्यों इनपुट के ऊपर होती है? क्योंकि लोग इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, ताकि टैक्स कम से कम हो, इसलिए रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाई गई, ताकि लोग इसके ऊपर काम ना कर सकें। सही है। चले अब मैं आपको डेटा देता हूं, इसमें से आपने मुझे इनपुट अलग बताना है, आउटपुट अलग बताना है। ठीक है? जी, मेरा ख्याल है ये आंसर मैंने कर दिया। 360 में से 270 माइनस करेंगे। चलें, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है? आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, राइट? चलें हम अपनी इलस्ट्रेशन को जरा खोलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। नहीं जी, ब्रीफ एक्सरसाइज 1 आपके सामने है। आप मुझे इस सवाल में से आउटपुट और इनपुट कैलकुलेट करके बताएं। सिर्फ आपने आउटपुट और इनपुट बतानी है मुझे। मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, मैं कह रहा हूँ इसका इनपुट और आउटपुट मुझे बता दो।
नहीं, आप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को छोड़ दें, आपके लिए सेल है, अभी हम रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की तो बात नहीं कर रहे। अभी सिर्फ मुझे इस सवाल में से आपने क्या फाइंड करना है, आउटपुट कितनी है और इनपुट कितनी है, दैट्स इट। आउटपुट पहले तो और इनपुट है। हाँ जी, आउटपुट तो 5 लाख कितनी आउटपुट है आपकी? 11 11। आउटपुट टैक्स 11। 1.1 नहीं रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं करते, हम रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं करते। नहीं, सबको करते हैं। लॉ कभी नहीं मना करता कि आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई ना करें। कोई बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है उसको भी चीजें बेचें, जो अनरजिस्टर्ड है उसको भी बेचें। जो अनरजिस्टर्ड है उससे भी चीजें खरीदें, रजिस्टर्ड है उससे भी चीजें खरीदें, लॉ तो मना नहीं करता। लॉ बिल्कुल ही मना करता है जी। कहते हैं जी आउटपुट टैक्स मेरा 11 लाख है, ये आउटपुट टैक्स नहीं है। मैंने कहा आउटपुट टैक्स, आपने गलती में क्या कहा, मुझे आउटपुट बता दिया। मुझे क्या चाहिए, आउटपुट टैक्स चाहिए। तो क्या ये फिगर ठीक है? गलत है, ये रॉन्ग आंसर है। मैं कह रहा हूँ इनपुट बताएं, इनपुट टैक्स। देखें इससे क्या निकलेगा, सेल्स टैक्स रेट कितना है हमारा, 18%, राइट। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या चीज है, क्या है ये, आउटपुट। शाबाश। और ये भी आउटपुट है बेटा, सेल है ना। अगर आप इसी में, अगर आपको यही नहीं समझ आ रही ना कि सेल से आउटपुट निकलनी है, तो फिर कंफ्यूजन होगी, फिर प्रॉब्लम होगी, राइट। और ये इनपुट है। तो टोटल आउटपुट कितनी हो गई हमारी, जी। चले इनको मैं कलर देता हूं, आपने कलर से मुझे बताना है। रेड और ग्रीन। नहीं जी, रेड मेरा आउटपुट है, इनपुट है, आउटपुट टैक्स। और ग्रीन इनपुट टैक्स। मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस, आउटपुट टैक्स माइनस दिस, माइनस दिस, दिस इज कॉल्ड सेल्स टैक्स लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड सेल्स टैक्स लायबिलिटी। समझ आ गई? चलो, आगे चले। इसमें से फाइंड करें, फिगर कैलकुलेट करके बताएं मुझे। हाँ जी, क्या सेल्स टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर लिया आपने? अभी तो मैंने कहा ही नहीं आप, लेकिन आपने कर ली। 3 कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करने आ गए सवाल से।
आउटपुट कैलकुलेट करना आ गया और इनपुट कैलकुलेट करना आ गया। चल देखते हैं आपको कितना काम आता है। अब मैं अंग्रेजी लिखने लगा हूँ। नहीं जी, मिस्टर जलील परचेज गुड्स वर्थ ₹2 million एंड सोल्ड एट ₹3.6 million। सेल इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। सेल इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। बताएं जी, आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है। आउटपुट कहां से निकलेगा? 36 लाख से। और इनपुट, ये मैंने आसानी कर दी आपके लिए। बताएं जी, आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है। और अगर आप सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लें फिर तो क्या ही बात है जी। आउटपुट टैक्स कितना है? 549। और इनपुट टैक्स और सेल्स टैक्स लायबिलिटी है 18915। ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी, राइट। ओके, तीन चीजों के ऊपर मेरा फोकस चल रहा है, तीन चीजों के ऊपर। आउटपुट इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, सेल्स टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट माइनस इनपुट। ये कैलकुलेशन हम कब कर रहे हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी? मंथ के एंड पे। ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग द मंथ। पूरे साल की एक्टिविटी, पूरे महीने की एक्टिविटी है ये 36 लाख पूरे महीने की है। हो सकता है ये 2 लाख की सेल हुई हो, 1 लाख की हुई हो, 50,000 की हुई हो। ये पूरे महीने की है। और ये कैलकुलेशन कब कर रहे हैं हम? मंथ एंड के ऊपर। ये कब कर रहे हैं? मंथ एंड के ऊपर। ये बातें समझ आ गई? क्लियर? यहां तक कुछ भी नहीं समझ आई? चल, आज हम शुरू करते हैं अपनी किताब को। ये थोड़ी सी बेस मैंने सिस्टम आपको समझाना था कि हमारा पाकिस्तान में सेल्स टैक्स सिस्टम क्या है। अब हम चलते हैं अपनी किताब के ऊपर, ठीक है। ये चैप्टर आपके, मैं सॉफ्ट फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, इसका हार्ड कॉपी बुक शॉप पे पड़ी हुई है, वहां से आपने बाय कर लेनी है। यहां से आपने शुरू करना है 2.2 से। बल्कि इससे पहले एक चीज लिखी हुई है, ये भी याद कर लीजिएगा कि टैक्स कब पे किया जाता है। टैक्स, ठीक है, टैक्सेबल सप्लायर्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, एनी टैक्स इन रिगार्डिंग एनी टैक्सेबल एक्टिविटी व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान और सर्विसेज प्रोवाइडेड। तीन जगहों पे सेल्स टैक्स पाकिस्तान में लगता है। व्हेन गुड्स आर सप्लाइड, जब आप गुड्स बेचते हैं, राइट। और दूसरा क्या है, जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। गुड्स के लिए तो दो ही स्टेजेस हैं। सर्विसेज के लिए भी जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज जो है वो कैफ के सिलेबस में नहीं है, ये सी फैब के सिलेबस में शामिल। कैफ में ये नहीं है। सर्विसेज में कौन से हैं? होटल, रेस्टोरेंट, चैंडलर, ये इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज कहलाती हैं। इस पे सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, राइट। हाँ, एग्जामिनर आइटम दे देता है लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये सी फैब में डिस्कस होती हैं चीजें भी आजकल। बस इतनी बात आपने याद करनी है कि सेल्स टैक्स आपसे पूछा जाए
कि सेल्स टैक्स कब लगता है, तो आपने ये चीज बतानी है। पैरा है जी 2.2 टैक्स रेट। सबसे पहले डिस्कशन आपकी हो रही है, स्क्रीन नहीं आप शेयर करते, कम तो उसको तो किया गया। पहली चीज जो हमें मिल रही है वो है सेल्स टैक्स रेट इज 18%। फर्दर टैक्स 4% shall also be charged when goods are supplied to unregistered persons और inactive taxpayers। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बारहा आ चुकी हुई है। देखिए अब दोबारा मैं उसी गेम में जा रहा हूं, आपको वो मैं दिखाता हूं। ये आपने 72 कैलकुलेट किया, यहां पर भी आपने कैलकुलेट किया। लॉ कहते, एक चीज याद रखनी है आपने एग्जाम पर्पज के लिए, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड अनरजिस्टर्ड बोथ आर ब्रदर। इससे कोई फर्क पूरे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एग्जामिनर कहे जी मैंने सेल्स रजिस्टर्ड को की है, इट्स ओके, सेल्स अनरजिस्टर्ड को की है, दोनों सेम। इससे आपने परेशान लफ्ज से नहीं होना। अक्सर स्टूडेंट इससे परेशान रहते हैं कि सर उसने रजिस्टर्ड को भी सेल की है, अनरजिस्टर्ड को भी सेल की है। डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई आपने रजिस्टर्ड को सेल की है, अनरजिस्टर्ड को सेल की है, थैंक यू वेरी मच, मुझे टैक्स चाहिए, मुझे टैक्स। आप कहते हैं जी मैंने अभी डिपार्ट किसी से पैसे नहीं लिए, कहता कोई बात नहीं, मुझे टैक्स दो। आप कहते हैं जी मैंने किसी को चीजें बेची थी, वो बंदा साहब जो है ना वो भाग गए हैं, दौड़ गए हैं, मेरा जो है वो टैक्स, मेरे पैसे भी गए, बैड डेट्स हो गए हैं, डिपार्टमेंट कहता है मुझे टैक्स चाहिए। समझ आ रही है? कहता मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? क्या मैंने कहा? आप सेल कर दें रजिस्टर्ड को, अनरजिस्टर्ड को, सैंपल दे दें किसी को, चीजें कोई उठा के ले जाए आपकी। समझ आ रही है? आपको पैसे मिले ना मिले, वो कहता मुझे टैक्स चाहिए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे टैक्स चाहिए, जहां से मर्जी मुझे दो। ये बात समझ आ गई? मैंने कहा मैंने अनरजिस्टर्ड को सेल की है, उसने कहा इसका तुमने 4% फर्दर टैक्स भी मुझे देना है। क्या करना है? याद रहेगा? अगर पाकिस्तान में कोई शख्स किसी ऐसे शख्स को चीजें बेचे, या तो वो अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड तो था, इस वक्त वो इनएक्टिव हो चुका हुआ है, कोई हरकतें की उसने, कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया, तो डिपार्टमेंट ने उसको इनएक्टिव कर दिया। उर्दू में नहीं कहते फला बंदा मुअत्तल हो गया है, उसको मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल के लिए लफ्ज इनएक्टिव है कि फिलहाल रजिस्टर्ड है, वो उसके पास एंट के नंबर है सेल्स टैक्स का, लेकिन फिलहाल वो एक्टिव, जिसको कहते हैं ना एटीएल में नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। समझ आ गई? अगर हम इसी सिचुएशन को देखें, ये देखिएगा जरा, इसी को देखें तो हमारा बना क्या? आउटपुट लेस इनपुट, और इसमें हम ऐड कर देंगे फर्दर टैक्स, एड फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। किसका 4% ऊपर से बताएं इन तीनों फिगर में से? 6 लाख रुपए, राइट? तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा 600,000 इंटू 0.04। डिपार्टमेंट कहता है इतने पैसे तुमने मुझे देने हैं। अच्छा ये नहीं मेरे से सवाल करना कि सर ये उससे लेगा पैसे कि नहीं लेगा। मैंने आपको कहा कि पेमेंट के ऊपर बेटा फोकस नहीं करना। अब आपकी ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी है। एक नई चीज ऐड होगी, फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूं, सुनिएगा जरा। फॉर्मूला हमारा बना आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स एड फर्दर टैक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, एक नई चीज ऐड हो गई। याद रहेगा? ये बात आपने दोबारा सुनिएगा, सेल्स टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन नो डिफरेंस। ये आप इनपुट के बाद जो फर्दर टैक्स है ना, वहां इसका इंपैक्ट आना है।
मैं कहूं सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आपने कहना सर फर्दर टैक्स। समझ आ रही है? सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आपने क्या सोचना सर? फर्दर टैक्स। आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हुए ये दोनों भाई हैं, इन दोनों को एक ही जगह रखना है। आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हुए इनको अलग अलग नहीं शो करवाएंगे एग्जैम, लेकिन ट्रीटमेंट सेम होगा, इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। समझ आ रही है? क्लियर? मिसाल देता हूं आपको छोटी सी। दो भाई आए, दोनों का गला खराब है, डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर ने दोनों को टीका लगाया, उसने दोनों को टीका लगा दिया। उसने से एक में से एक ने क्या किया, जाते हुए उसकी जनाब उसको मारी कोनी जरा ना डॉक्टर को गुस्से से कि तुमने मुझे टीका क्यों लगाया, शरारत की, या उसका स्टेथ बेचारे का तोड़ दिया पकड़ के। अब इस बंदे टीका तो दोनों को लगना है ना, वो तो उसने लगा दिया दोनों को। अब एक फर्दर ट्रीटमेंट भी होना है उस बंदे का जिसने उसको शरारत की, तो उसको डॉक्टर पकड़ के दो चार थप्पड़ भी बाद में लगाएगा, कहेगा ये फर्दर ट्रीटमेंट है तुम्हारा। अब समझ आई है? तो आपने ये याद रखना है कि सेल रजिस्टर्ड को हो या अनरजिस्टर्ड को, 18% वाला टीका दोनों को। ये जो शरारती है ना अनरजिस्टर्ड, इसको एक फर्दर ट्रीटमेंट भी इसका करना है, वो कितना है? 4%। अब समझ आइए? क्लियर हुई बात? लेकिन हमने डिपार्टमेंट से एक सवाल किया कि साहब ये जो 4% वाला आपने कार्रवाई डाल दी है, ये तो मर जाएंगे हम टैक्स देते देते। उसने कहा हाँ, अगर ये वाले लोग अनरजिस्टर्ड भी हों या इनएक्टिव हों, तो हम आपसे इनके ऊपर 4% नहीं लेंगे। क्या कहा? अब देखिएगा, सप्लाईज टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टेट बैंक को आप सप्लाई करें, फेडरल गवर्नमेंट को आप सप्लाई करें, तो ये बेशक अनरजिस्टर्ड भी हो ना, इसके ऊपर हम से आपसे 18% लेंगे, 4% नहीं लेंगे। यानी उस डॉक्टर की मिसाल दोबारा लें कि गवर्नमेंट का कोई बंदा, कोई आईएएस का बंदा उसको थप्पड़ थप्पड़ मार ले, तो वो उसको दोबारा आगे से थप्पड़ नहीं मारे। समझ आ गई? याद रहेगा? ये पेपर में थ्योरेटिकली बारहा पूछा गया है कि इफ गुड्स आर सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन दिस अट्रैक्ट्स फर्दर टैक्स, राइट डाउन इट्स एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस बताएं कि कब आप गुड्स अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करें और फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा चले, मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि फर्दर टैक्स जो है इसका ताल्लुक आउटपुट के साथ है या इनपुट के साथ है? आउटपुट के साथ। इसको कभी भी बेटा इनपुट के साथ नहीं, एक्सपेंसेस के साथ कभी नहीं जोड़ना, इसका ताल्लुक सेल के साथ है। सेल भी किसको? अनरजिस्टर्ड को। पूरे सवाल के अंदर, पूरे आपके जो है वो चीजों के अंदर कहीं पर भी ये चीज नहीं आएगी, सिर्फ फर्दर टैक्स में जाके आपने अनरजिस्टर्ड को सोचना है। जितना अच्छा चीजों को लॉक करेंगे ना, उतना अच्छा आप एंजॉय करेंगे। अंडरस्टैंड? अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? Yes, sir. लेकिन फिर भी चाय नहीं आई आज। असल सवाल मेरा ये है, इतने दुख की बात। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर इंक्लूडिंग सप्लाई बाय अ रिटेलर। रिटेलर कौन होता है? छोटा सा बंदा है या कोई बड़ा भी हो सकता है? कार फोर पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। कार फोर पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। गोरमे पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। और केएफसी पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। और कोई शख्स जो रिटेलर तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर है वो, लेकिन वो एंड कंज्यूमर को बेचता है चीजें, क्या एग्जामिनर हर दफा ये वर्ड यूज करेगा एंड कंज्यूमर का? नहीं भी करता। वो क्या करता है, एक बड़ी चवल मारता है। वो क्या करता है, वो एंड कंज्यूमर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, एक आपको डायरेक्शन देता है। कहता फर्नीचर सोल्ड टू अ स्कूल। फर्नीचर सोल्ड टू अ, क्या स्कूल ने आगे फर्नीचर को सेल करना है? तो वो क्या हो गया? एंड कंज्यूमर हो गया।
समझ आइए, ये हरकत करता है वो। तो आपने ये ध्यान करना है कि ये जो चीजें बता रहा है ना, कि ये किसकी तरफ मुझे लेके जा रहा है। जब भी आपको एग्जाम के अंदर वो ये डिस्कस करना शुरू करे, गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड इंक्लूड, तो वो इस लिस्ट के ऊपर कहीं बात कर रहा हो, तो आपने देखना है कि यार इसके ऊपर कहीं फर्दर टैक्स लगना है या नहीं लगना। मिसाल के तौर के ऊपर मैं कहता हूं कि मेरी 100 रुपए की सेल है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इसके अंदर मैंने 20 की जो सेल है वो एंड कंज्यूमर को की है। आप क्या करेंगे, आप 100 रुपए का 18% लेंगे, लेकिन जब 4% लेंगे ना तो आप 80 का लेंगे, फिर 100 का नहीं लेंगे, क्योंकि एंड कंज्यूमर के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगता। समझ आ रही है? शाबाश। आइटम्स फॉलिंग अंडर थर्ड शेड्यूल, कल हम थर्ड शेड्यूल को पढ़ेंगे कि ये थर्ड शेड्यूल क्या बुला है। इसको रिटेल गुड्स भी कहते हैं, राइट, इसको रिटेल गुड्स भी कहते हैं। रिटेलर पे भी नहीं लगेगा वो चीजें जो थर्ड शेड्यूल में लिखी है। ये शेड्यूल क्या होता है, जब कानून खत्म होता है ना, इसके आगे शेड्यूल गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड खत्म हो गए, थर्ड है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन नहीं है, एट है। तो हम कल एक शेड्यूल पढ़ेंगे जिसको थर्ड शेड्यूल कहते हैं, कि इसमें कौन सी आइटम्स हैं। मिसाल दे देता हूं आपको, सुबह उठते हैं, साबुन से मुंह धोते हैं, ये रिटेल गुड्स कहलाती है। टूथपेस्ट करते हैं, ये भी रिटेल गुड्स है। ब्रश, ये भी रिटेल गुड्स कहलाती है। शैम्पू से नहाते हैं, अगर नहाते हैं रोज, तो ये भी क्या है, रिटेल गुड्स है। बिस्किट खाते हैं, ये भी रिटेल गुड्स है। पानी पीते हैं अगर नेस्ले का, ये भी रिटेल गुड्स है, राइट। रात को मैट्रेस पे सोते हैं, ये भी रिटेल गुड्स हैं, राइट। फ्रिज से कुछ चीज निकाल के खाते हैं, फ्रिज भी रिटेल गुड्स में है। चूल्हे पे कुछ पकाते हैं, ये भी रिटेल गुड्स है। पंखा चलाते हैं, ये भी रिटेल गुड्स है, राइट। सीमेंट भी रिटेल गुड्स है। आपने सर वो तो नहीं मैं खाता, लेकिन कल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आइटम जो है वो रिटेल गुड्स में है। तो जो शख्स रिटेल गुड्स है बेचे, किसी को भी बेचे, अनरजिस्टर्ड है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर कोई भी है, उससे भी फर्दर टैक्स नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा टैक्स नहीं लिया स्टूडेंट को, मैं कहता हूं फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, वो 18% भी उड़ा देता है। तो बार बार कह रहा हूं, टीका दोनों को लगाना है, रजिस्टर्ड हो या वो जो फर्दर ट्रीटमेंट है ना, उसका जरूर सोचना है पेपर में। ये लिस्ट रट्टा लगाना है, याद करनी है ये लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे चीफ जस्टिस है उस तरह ये इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने अच्छी तरह याद करना। इलेक्ट्रिक सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर, ये डायरेक्ट बात हो रही है वापडा की, लेस्को की। वापडा वाले जब घरों को बिजली देंगे तो बेशक वो अनरजिस्टर्ड हो, उनसे सेल्स टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, फर्दर टैक्स 18% लेंगे। इसी तरह गैस घरों को सप्लाई की जाएगी। सप्लाई ऑफ सेकंड हैंड वॉन क्लॉथिंग एंड अदर वॉन आर्टिकल्स, ये वॉन आर्टिकल्स क्या होते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूं। आपने कभी देखा है ये लोग जो है वो स्टॉप पे खड़े होकर चीजें बेच रहे होते हैं, ये हाथ में उन्होंने पकड़े होते हैं, कटिंग ऑफ शर्ट्स इन बल्क। गेट पे ना कुछ चीज लिखते हैं जिससे आपको डर ही लगता है, इमेजेस को देखते हो कुछ ना कुछ ऐसे ही आ जाए। ये देखें, ये देखें, जब ये काटते हैं ना, ये आपको नजर आ रही है, ये कटाई कर रहा है बंदा, ये बड़ी बड़ी काफी 150-200 पीस कट कर रहे होते हैं। इसके साथ ना कुछ कतरन बचती है, ट्रिम होती है ना, वो पीस बच जाते हैं। ये पीस जो है ये 2-3 तरह बिक जाते हैं जब ये कटते हैं ना, ये देखें कटाई कर रहा है ये, तो ये 2-3 तरह ये बच जाते हैं ये, राइट। ये जो पीस बचते हैं ना ये मार्केट में बिक जाते हैं, उसको वॉन क्लॉथिंग्स कहते हैं। वो सफाई वाले कपड़े बना लेते हैं और बाकी इस तरह की चीजें जो वो कर लेते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं। तो लॉ कहता है कि अगर ये चीजें भी आप बेचेंगे तो इसके ऊपर भी फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। फैक्ट्री वाले अक्सर बेचते हैं,
और लेने वाले जो है ना अक्सर कौन होते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं। तो इसलिए लॉ ने कहा कि अगर ये यानी शर्ट अगर आप अनरजिस्टर्ड को बेचोगे तो 18 और 4% दोनों देंगे, लेकिन अगर उसके पीसीज वगैरह बेच देंगे तो उसके ऊपर हम आपसे फर्दर टैक्स। जीरो रेटेड गुड्स, एक एग्जांपल देता तो एक्सपोर्ट, जब पाकिस्तान से बाहर, एग्जांपल है सिर्फ, एक्सपोर्ट और भी है इसके अलावा, अगर पाकिस्तान से बाहर आप एक्सपोर्ट कर दें तो फिर भी गवर्नमेंट कहती है मैं आपसे, बल्कि वो टैक्स लेते ही नहीं है, उसको जीरो रेटिंग कहते हैं, बाद में करेंगे। वाइट क्रिस्टल शुगर, जेट फ्यूल वगैरह, वाइट क्रिस्टल शुगर क्या होती है? चीनी जो खाते हैं यार, उसको वाइट क्रिस्टल, क्रिस्टल की तरह होती है, इसलिए उसको बोलते हैं। दूसरी भी होती है, तो इसके ऊपर भी आपको नहीं लगेगा, ये याद रहेगा? नहीं? Yes, sir. ठीक होगा। अब सवाल यह है कि क्या कुछ ऐसी आइटम्स भी हैं जिसमें 18% से ज्यादा टैक्स लगा हुआ है? द आंसर इज यस, द आंसर इज Yes. यस। अब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 23, इसको मैंने सॉफ्ट फॉर्म में भी शेयर कर दिया हुआ है और इधर भी। ठीक है, आप इसको पढ़े, मैं जरा भी बता रहा हूँ। रेट कितना है? हाँ, कुछ आइटम्स के ऊपर लॉ ने कहा कि हम आपसे 18 की बजाय 25% रेट लेंगे, लेकिन कब लेंगे? ऑन इंपोर्ट एंड सप्लाई, दोनों के ऊपर। यानी आप जब इंपोर्ट करेंगे तो उस वक्त कस्टम डिपार्टमेंट आपसे लेगा, जब आप पाकिस्तान में चीजें बेचेंगे तो उस वक्त भी आपसे, आप लोगों से 25% लेंगे। जूसेस, लेकिन याद रखें ये लोकल जूस नहीं, माजा नहीं है, इंपोर्टेड है। ये क्या है? इंपोर्टेड। एक बड़ी मिसाल में देता होता हूँ। एक दफा क्या ख्वाहिश हुई मुझे कि मैं कारफोर में गया तो उधर ना बनाना का जूस पड़ा हुआ, बेल्जियम का, बेल्जियम का था गालबन या ऑस्ट्रेलियन था। तो मेरे ऐसे ही वो ना थोड़े से कभी बाल का पैसे आ जाए बंदे का दिमाग खराब होता है, तो मैंने वो ले लिया। वो पता नहीं 300 कितने का था, वो बड़ी पुरानी बात है, अब तो मेरे ख्याल 1000 रुपये का होगा वो। मैं वो ले गया, मैंने कहा यार देखते हैं कि इसका क्या ट्विस्ट है। तो मैंने उसके 1 या 2 घूंट में, सारा दिन मुझे, मेरी, मैं ना कुछ चीजें खाता रहा कि मेरी जुबान का जायका ठीक हो, वो ठीक नहीं हुआ। समझ आ रही है? तो इस तरह हमें बिस्किट खाने का भी शौक होता है, कुकीज जिसे हम कहते हैं। तो सबवे पे जाते हैं ना, कई दफा मैंने खा के ट्राई की है कि शायद इसमें से 300-400 रुपये का बिस्किट है। मैं पूछता हूँ कि भाई ये महंगा क्यों है, तो कुकीज है ये। मैं कहता हूँ ये बिस्किट है, नहीं, दीज आर नॉट बिस्किट्स, दीज आर कुकीज। तो स्पेलिंग चेंज होने से मुझे कोई टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा आखिरी दफा मैंने उसको गर्म करके भी खाया, ठंडा भी खा के देखा है, चॉकलेट वाला भी खा के मैंने देखा है, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि दिस इज जस्ट नथिंग मोर देन अ ख्वाहिश। इससे ज्यादा कोई इसमें और प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें ड्यूटी पड़ती है, सारा कुछ होता है, महंगा हो जाता है, और हमें आदत होती है। वी आर कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, दैट इज व्हाई वी प्रेफर कि मैं महंगी चीज जो है ना वो इस्तेमाल है। व्हीकल्स इन सीबी यूनिट, सीबी कहते हैं कंप्लीट बिल्ट इन यूनिट, यानी पूरी की पूरी गाड़ी। एक होता है पार्ट्स में आना, टायर आ गए उसके, वो चीजें आ गई, ये है पूरी गाड़ी। चॉकलेट्स, ये भी इंपोर्टेड। सिगरेट्स, ये भी इंपोर्टेड। टिश्यू पेपर्स इंपोर्टेड, फर्नीचर इंपोर्टेड, शैम्पू इंपोर्टेड, ज्वेलरी, ये आइटम्स हैं, ये आपने याद रखी। ठीक है? ज्वेलरी तो आप नहीं पहनते लड़के जो हैं, अब तो खैर पहन लेते हैं। तो आप समझे कि ज्वेलरी पहनी, राइट, और सुबह उठे तो आपने क्या किया? जूस पिया, राइट। उसके बाद आपने क्या किया? टिश्यू पेपर से मुंह साफ किया, जहां बैठ के पिया वो भी इम्पोर्टेड था। लेकिन पहले नहाए आप, यहां से शुरू होते हैं। इम्पोर्टेड शैम्पू से नहाए, ज्वेलरी पहनी आपने, जूस पिया, राइट, और टिश्यू पेपर से मुंह साफ किया, जिस फर्नीचर पे बैठे वो भी इम्पोर्टेड था, राइट। गाड़ी में बैठे, सिगरेट पिया, जब बू आई तो फिर चॉकलेट खाई। सही है? ये सारी, हाँ चलिए, तो ये सारी आइटम्स क्या है? 25% वाली। बार बार कह रहा हूँ, लोकल चॉकलेट लेके अगर आप सेल करेंगे वो 18% पे,
ये कौन से हैं? इंपोर्टेड आइटम्स है सारी, इनके ऊपर 25% सेल्स टैक्स है। अच्छा, ये जो एसआरओ लिखा होता है ना, ये होता है जब लॉ के अनच्योर रास्ता है, समझ लो कि कानून के अंदर अगर कभी तब्दीली करनी हो बजट से हट के, तो उसके लिए इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। स्टैचू लॉ को कहते हैं ना, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, ये इसको कहते हैं। यानी साल के बजट तो साल में एक दफा आता है ना, साल के दौरान इफ दे वांट टू मेक एनी चेंजेस दे इशू द एसआरओ। इसको नोटिस, सादा नोटिफिकेशन भी कहते हैं जी, लॉ नोटिफिकेशन आ गया, नया नोटिफिकेशन आ गया टैक्स में, तो ये होता है। अब वेबसाइट पे जाएंगे तो इसके एसआरओ पड़े हुए होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी रेट, हायर रेट ऑन सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर भी है, जो लोकली सेल हो रही हैं गाड़ियों पे। व्हीकल्स ऑफ 1400 सीसी एंड अबव, 1400 सीसी गाड़ी, गाड़ी जो है पाकिस्तान में बनती है ना, मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन पार्ट्स बाहर से आते हैं, उसका इशू नहीं है। कोई हमने कोई दुनिया तबाह करनी है यहाँ पार्ट्स बना के? हमें क्या जरूरत है कि लोग हमारे मुलाजिम में पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं? देखिए ना, ये एक शहनशाहत है ना, भी आई कांट डू एनीथिंग, मैं बस आराम करूं, हर चीज मैं बाहर, दुनिया सारी, चाइना मेरे नौकर, जापान मेरा नौकर, और यूएसए मेरा नौकर, सारे हमारे नौकर हमारी खिदमत कर रहे हैं, चीजें बना बना के हमें बेच रहे हैं। राइट, पैसा भी देते हैं, फिर हमें कर्जा भी देते हैं उसके बाद, तो हम वो सारी चीजें खरीदते हैं। तो वो जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी, वो वाली व्हीकल्स इफ सेल प्राइस एक्सीड 4 मिलियन, 40 मिलियन से अगर ज्यादा, उसके ऊपर भी 25%। डबल कैबिन पिकअप जो है उसके ऊपर भी 25%। मोबाइल फोन के ऊपर भी शुक्र है इन्होंने लगा दिया है, $500 से अगर बड़ा होगा, $500 कितने बन जाते हैं? 300 से मल्टीप्लाई करें, 1.5 लाख रुपए का जो मोबाइल होगा, तो उसके ऊपर भी इन्होंने 25% सेल टैक्स लगा दिया। बड़ी देर के बाद इन्होंने लगाया है। अक्सर इनको, मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल मीडिया मना करता है कि आप मोबाइल लैपटॉप्स के ऊपर टैक्स ना लगाएं, वो इनको फ्री दें, जितना ले सकते हैं इनको दें, क्योंकि भाई इनके पास अगर डिवाइस ही नहीं होगी तो हम इंटरनेट कैसे बेचेंगे, तो वो इनको दें। अब मेरा ख्याल है कि इन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर किया है, अदरवाइज ये नहीं जी। आज के हम अगर इसको कंक्लूड करें, बड़ा इंपॉर्टेंट अब काम शुरू हो गया हमारा, राइट। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कब कैलकुलेट होगी बताइएगा? महीने के बाद। शाबाश। सेल्स टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स किस पे होता है? सेल्स पे। इनपुट टैक्स किस पे? परचेजेज और एक्सपेंसेस के ऊपर। आउटपुट टैक्स आप रिसीव करते हैं या रिसीवेबल होता है, इनपुट टैक्स पेड या पेएबल होता है। अगर आप अनरजिस्टर्ड को चीजें बेचेंगे तो क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है? 4% फर्दर टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो अनरजिस्टर्ड है, आप रिटेल गुड्स में डील कर रहे हैं, आप खुद रिटेलर हैं, राइट, एंड कंज्यूमर्स हैं, तो फिर आपको फर्दर टैक्स नहीं देना। इसमें थ्योरी में भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है और न्यूमेरिकली भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है। कल हम इसको फ्लिप करें। अच्छा, फिर 25% किस किस के ऊपर है? सपोर्ट के क्या किया आपने? शैम्पू से नहाए, फिर आपने ज्वेलरी पहनी, फिर जूस पिया, फर्नीचर पे यानी टेबल, इंपोर्टेड टेबल पे बैठे, राइट, जूस पिया, टिश्यू से मुंह साफ किया, फिर गाड़ी में बैठे सिगरेट सुलगाया और फिर चॉकलेट खाया। ये सारी आइटम्स किसमें है? 25% टैक्स इस पे सेल्स टैक्स है, इंपोर्ट के टाइम पे भी और फर्दर सप्लाई के ऊपर भी यही लगा हुआ है। गाड़ियां 1400 सीसी से ज्यादा, 4 मिलियन से ज्यादा, डबल कैबिन के ऊपर, और मोबाइल जो $500 से जिसकी कॉस्ट में महंगा है उसके ऊपर भी 25% टैक्स है। कल हम करेंगे कि 8 शेड्यूल क्या है, एक ऐसा शेड्यूल जिसमें रेट बजाय 18% से ऊपर जाने के कम है, वो कौन सी आइटम है जिन पे कम है, कल वो करेंगे। और रिटेल गुड्स क्या होती हैं, कल उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, राइट। आपने अपने दिमाग में बेसिक फॉर्मूला जहन में रखना, आउटपुट टैक्स माइनस भाई जो भी चीज है इसी के इर्द गिर्द घूमनी है। 25 नंबर का ये एरिया है। सवाल नंबर कौन सा होगा? 6 और 7 इंशाल्लाह, 5 भी पास का होगा,
ठीक है जी। अल्लाह ताला खुश रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।